हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अपना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है ना पुणे के अंदर, तो इसका 85% स्टेट कोटा प्लस जो आपका आईक्यू कोटा होता है ना मैनेजमेंट कोटा, तो उसका कैटेगरी के हिसाब से फी स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल सीट कितनी नज़र आ जाएंगी, स्टेट कोटा की कैटेगरी के हिसाब से कितनी है और आईक्यू कोटा की कितनी है, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर का, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है ना एडमिशन प्रोसेस के लिए कि आपको मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, बाकी यहाँ पर बॉन्ड कितना होता है, तो उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ब्राउचर है इन्होंने रिलीज किया था एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, यानी कि लास्ट ईयर का आपको एमबीबीएस कोर्स का है इनका एक ब्राउचर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हर एक रूल है, लेकिन देखो यहाँ पर बॉन्ड पेनल्टी मैं आपको स्टार्टिंग में शेयर करूंगा। अगर आपको एमबीबीएस का कोई भी कॉलेज प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट वाला अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो वहाँ पर कोई बॉन्ड जो है एज अ सर्विस के लिए नहीं होता है, बस आपको यहाँ पर एक पेनल्टी नजर आ जाएगी। पेनल्टी क्या होती है, जैसे कि आपने 2025 के अंदर इस कॉलेज के अंदर एमबीबीएस को एडमिशन डाल दिया और आपको लगता है कि 2026 के अंदर आपको एमबीबीएस नहीं करना है, यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करना है और अदर कोई कॉलेज है वहाँ पर जाके एमबीबीएस करना है, फिर आपको क्या करना है, अदर कोई कोर्स करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर 10 लाख का पेनल्टी चार्ज पे करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये रूल आपको एक साल के बाद लागू नहीं होता। जैसे कि 2025 का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक कट ऑफ डेट होता है, उस कट ऑफ डेट के आउट होने के बाद अगर आप नेक्स्ट डे भी जाके एडमिशन कैंसिल करोगे ना एमबीबीएस का, किसी भी कॉलेज के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस का, तो आपको वहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी पे करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर कॉलेज का फ़ोन नंबर साथ ही साथ एड्रेस भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर मेल भी आपको मिल सकता है। अगर कोई डाउट है तो आप सीधा इनको मेल करके इनके साथ बात भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। देखो, उसके बाद जो हॉस्टल है इस कॉलेज का वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। देखो, अभी हम सीधा बात करेंगे इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर कितनी फीस पे करनी होती है। बाकी ब्राउचर जो है ना सीधा मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से सीधा आप इनका जो भी रूल्स वगैरह है ना, नॉर्मल रूल्स होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, वो भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। देखो, यहाँ पर अगर बात करें हम फीस स्ट्रक्चर का, ये फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का है। 2025 के अंदर 3% यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एज ए ओपन कैटेगरी के अंदर वो लोग आ जाएंगे जिनके पास कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल छोड़ के बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो बच्चे जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आते हैं, लेकिन उनका इनकम जो है इनकम रूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो उन बच्चों को यहाँ पर ओपन कैटेगरी का फीस देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो जो ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी ना, लगभग 6,36,364 आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम वही बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट फीस का, तो लगभग 63,636 रुपीज़ नजर आ जाएगा। टोटल फीस की बात करें तो 7 लाख रुपीज़ यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को पे करनी है, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, आपको यहाँ पर कोई भी फीस के अंदर कन्वेंस नहीं मिलेगा, बस आपका इनकम ज़्यादा होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही रूल है कि ओबीसी का बच्चा होगा, चाहे वो वीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी का होगा, आपका इनकम अगर ज़्यादा होगा तो आपको ओपन का ही फीस देना होता है, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो ओबीसी ईबीसी बच्चों के लिए यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है लगभग 3,18,182 आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट फीस की बात करें तो सेम आपको पूरा पे करना पड़ेगा, 63,636 रुपीज़ आपको टोटल देना पड़ेगा। अगर टोटल फीस की बात करें, ये ओबीसी के बॉयज़ के लिए है, तो आपको यहाँ पर 3,81,818 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर कोई ओबीसी की गर्ल स्टूडेंट है ना, तो उसको यहाँ पर ट्यूशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपको यहाँ पर 63,636 रुपीज़ ही एडमिशन के लिए पे करना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी के गर्ल स्टूडेंट को, क्योंकि लास्ट ईयर से गर्ल्स फ्री एजुकेशन यहाँ पर लागू हुआ है। बस आपका इनकम जो है कम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्लस जो ईबीसी वाला होता है ना, तो उनके लिए फीस की बात करें तो सेम रहेगा। गर्ल्स होगी तो उसको कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है दोनों कैटेगरी की, तो उनका यहाँ पर 31,818 रुपीज़ के अंदर ही एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बॉयज़ के लिए अगर बात करें तो आपको ट्यूशन फीस आधा देना होता है, जो कि 3,18,182 रुपीज़ आपको नजर आ जाएगा, प्लस डेवलपमेंट फीस भी आपको आधा होता है। ईडब्ल्यूएस ईबीसी वाले बच्चों को ओबीसी से कम फीस होती है, तो यहाँ पर 31,818 रुपीज़। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी के बॉयज स्टूडेंट हो तो देन आपको यहाँ पर 3,50,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप
EWS के EBC के गर्ल स्टूडेंट हो तो देन आपका 31,818 रुपीज़ के अंदर एडमिशन हो जाएगा। SC ST कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो, आप चाहे बॉयज़ हो आप चाहे गर्ल्स हो, आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपको पूरी की पूरी फीस जो है गवर्नमेंट पे करता है स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर आप पे भी करोगे तो भी आपको बाद में वो रिटर्न 100% मिल जाएगी। तो SC ST का बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। उसके बाद अदर रिजर्व कैटेगरी VJ NTB NTC NTD कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ट्यूशन फीस नहीं होता है। आपको एक भी RS पे करने की ज़रूरत नहीं है। VJ NTB NTC NTD कैटेगरी का गर्ल स्टूडेंट हो चाहे यहाँ पर बॉयज़ हो, दोनों के लिए यहाँ पर जस्ट 63,636 रुपीज़ आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस ही पे करना होता है। किसी भी कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर जस्ट डेवलपमेंट फीस ही देना होता है। अगर बात करें यहाँ पर अदर देन NRI कोटा, अगर आप एडमिशन करते हो IQ कोटा की तरफ से तो आपको जो ट्यूशन फीस होती है, डेवलपमेंट फीस होती है, आपको 3 टाइम्स देनी होती है। तो आपको यहाँ पर लगभग 21 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप NRI कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर 5 टाइम्स फीस पे करना पड़ेगा, जो कि जनरल कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पर आपको 35 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है 1 साल का फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद अदर फीस की बात करें तो इनका एक डिपॉजिट होता है जो कि आपको रिफंड दिया जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब तक, और आपको यहाँ पर 30,000 डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी कैटेगरी के लिए डिपॉजिट लगभग 85% स्टेट कोटा के थ्रू आपको सेम ही नजर आ जाएगा। बस जो IQ कोटा की तरफ से जाएगा तो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 90,000 जाएगा, और जो NRI कोटा की तरफ से जाएगा उसको 1,50,000 डिपॉजिट यहाँ पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 × 5 बन जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस, तो इन्होंने हॉस्टल के ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है, मतलब मेस का कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर 80,000 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब हॉस्टल प्लस जो ट्रांसपोर्ट, मतलब हॉस्टल से आपको कॉलेज तक आने के लिए जो भी बस दिया जाएगा ना, तो उसका टोटल अमाउंट आपको नजर आ जाएगा। और सभी के लिए लगभग सेम ही होता है। हॉस्टल यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, मेस आपको इसके अंदर नहीं है, मेस का अलग फीस आपको पे करना होता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उसके बाद जो आपको DD बनाना होता है, यानी कि जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो ये टोटल अमाउंट आप वहाँ पर कैश में नहीं पे कर सकते, आपको एक DD बनाना होता है। तो आपको DD जो है नेशनल बैंक का बनाना पड़ेगा, और डीन BAVMC पुणे इस नाम से आपको यहाँ पर DD बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना होता है। DD आपको यहाँ पर एडमिशन फीस यानी कि जो ट्यूशन फीस डेवलपमेंट फीस होता है ना, उनका एक अलग बनाना पड़ता है। उसके बाद डिपॉजिट का एक अलग DD होता है। अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो देन उसका आपको एक अलग से DD बनाना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप हॉस्टल लेते हो तभी आपको हॉस्टल का DD देना पड़ेगा। जस्ट एडमिशन करोगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन फीस और जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है ना, वही देना होता है। लेकिन अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो आपको जस्ट यहाँ पर ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस का जो कैटेगरी के हिसाब से DD होता है ना, उतना ही आपको यहाँ पर बनाकर सबमिट करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने वही बात मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर ऑन्स, मतलब अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेने के बाद आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट हॉस्टल यानी उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना, उसका आपको अलग से DD बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है EBC या फिर EWS वाले ना, तो इनको यहाँ पर अपना ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्कॉलरशिप दे देगा, और एडमिशन प्रोसेसिंग फीस इनका 400 रुपीज़ आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि चेक या फिर कैश यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको DD बनाकर ही अपना फीस यहाँ पर सबमिट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनको कि MHADBT की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर या फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद पूरा जनरल कैटेगरी का फीस पे करके वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो बाकी यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ क्या है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कितने बुक्स रखे यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि लगभग 4000 से ज़्यादा बुक्स आपको इनके पास नज़र आ जाएगी। तो ये वाला आप एक बार खुद रीड कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आपको तकलीफ भी नज़र नहीं आ जाएगी। देखो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सीट के बारे में भी मेंशन किया है, जैसे कि इनका 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है। 85 सीट जो आपके स्टेट कोटा के थ्रू जहाँ से कि कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा वहाँ से फिल किया जाएगा। 15% सीट आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी कि IQ कोटा या फिर NRI कोटा की तरफ से फिल होते हुए नजर आ जाएंगे। और आपको काउंसलिंग करनी है CET सेल का जो ये वाला वेबसाइट है ना, इसके ऊपर जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर CET सेल के जो अलॉटमेंट लिस्ट है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के ना, तो उनके अंदर से आपको बनाकर यहाँ पर देखना पड़ेगा। मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है, तो वीडियो के लास्ट में कट ऑफ की भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और वेबसाइट तो आपको पता ही है, CET सेल के ऊपर जाके आप यहाँ पर अपना
बिल्कुल जो है काउंसलिंग कर सकते हो जब आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो लगभग सभी कॉलेज के लिए सेम ही डॉक्यूमेंट आपको नजर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कैटेगरी के हिसाब से या फिर टोटल डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए ना, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जो भी हम एक बार उसको रीड करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको जब काउंसलिंग करोगे तो आपको सीईटी सेल की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, वो वाला आपके पास होना चाहिए। नीट 2025 का मार्कशीट या फिर रैंक लेटर आपके पास होना चाहिए। नीट 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, लास्ट ईयर का ब्राउचर है इसलिए यहाँ पर 24 लिखा है, आप इसको 25 करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इंडियन हो। उसके बाद आपके पास डोमासाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट के ऑफिशियल स्टूडेंट हो। उसके बाद आपके पास एचएससी यानी कि 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर की आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 12वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका टीसी होता है ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट भी इसी ब्राउचर के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए, और एक एनसीएल होता है जो कि फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी और एसीबीसी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए होता है, तो आपके पास होना चाहिए। या फिर ओबीसी वाले बच्चों के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के थ्रू काउंसलिंग किए हो तो आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके यहाँ पर सीधा हटा दिया जाएगा। देखो, हिल एरिया का कोई रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं होता, इसलिए अगर आपके पास ये नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद डिफेंस का भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए डिफेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर ये वाला रिजर्वेशन या फिर ऑर्फन वाला रिजर्वेशन, ये सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही आपको नजर आ जाएंगे। देखो, अगर आपने बहुत ज़्यादा गैप लिया है, जैसे कि ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखो, वो सभी बच्चों के लिए नहीं होता है, बस कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर पे करना होता है, तो ये आपको मतलब कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको रीड करोगे तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, अभी मैंने आपके साथ यहाँ पर कॉलेज का टोटल फीस प्लस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए टोटल डॉक्यूमेंट 2025 के लिए क्या चाहिए ना, उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर की है। अभी हम बात करेंगे कि कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए इस कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट है, और देन हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी के हिसाब से कितने कट ऑफ तक जो है लास्ट ईयर अलॉटमेंट हो गया था। देखो, अभी हम बात करेंगे जो अपना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है ना पुणे का, तो उसका टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है और हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर टोटल सीट आपको कितनी नजर आ जाएगी। देखो, हर कैटेगरी के अंदर से आपको एक जनरल प्लस एक वुमन कोटा नजर आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर एससी कैटेगरी का है ना, तो उसके अंदर 2 कोटा नजर आ जाएगा। बाकी कैटेगरी के लिए भी सेम आपको यहाँ पर कोटा नजर आ जाएंगे। जनरल कोटा वो होता है उस कैटेगरी के अंदर से चाहे मेल स्टूडेंट हो चाहे फीमेल हो, जिनका स्कोर ज़्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन वुमन कोटा वो कोटा होता है कि उसी कैटेगरी की जो गर्ल स्टूडेंट होगी ना, उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर 100 सीट नजर आ जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से, तो एससी कैटेगरी के अंदर से यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू 4 सीट नजर आ जाएगा, वुमन के लिए 2 सीट है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 2 सीट है, वुमन का 1 सीट नजर आ जाएगा। फीजे की बात करें तो 2 सीट है जनरल का। एनटीबी की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। एनटीसी की बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1 सीट है आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू, 1 मिल जाएगा वुमन के थ्रू। एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो वुमन के लिए 1 ही सीट है, यानी कि इस कॉलेज के अंदर एनटीडी कैटेगरी के लिए जस्ट यहाँ पर वुमन कोटा का ही 1 ही सीट नजर आ जाएगा। यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ अगर इस कॉलेज का चेक करोगे ना, तो आपको बस एनटीडी कैटेगरी का वुमन कोटा का ही कट ऑफ दिखना चाहिए। अगर कोई जनरल का कट ऑफ शेयर कर रहा है या फिर बोल रहा है कि राउंड 1 में गया था राउंड 2 में गया ना, तो आपको उसको एक्यूरेट नहीं लेके चलना है, क्योंकि सीट ही वुमन कोटा का 1 ही बचा हुआ है, तो जनरल के थ्रू यहाँ पर अलॉटमेंट होगा ही नहीं। अगर एनटीडी कैटेगरी के किसी मेल स्टूडेंट का अलॉटमेंट भी हो गया ना, तो जो जनरल के सीट रहेगा ना, तो उसके थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा, कैटेगरी के अंदर से नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। यानी कि इस कॉलेज का अगर कोई भी आपके साथ कट ऑफ शेयर कर रहा है ना, तो यहाँ पर एनटीडी कैटेगरी का बस वुमन कोटा का ही कट ऑफ शेयर होना चाहिए, बाकी जनरल का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कोई आपको करेक्टली इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि अपनी ओबीसी कैटेगरी है, तो जनरल के थ्रू 7 सीट नजर आ जाएगा, वुमन कोटा की 3 सीट है। ये इतने बड़े सीट आपको जो नजर आ रहे हैं ना, तो ये टोटल सीट मिलाकर रिजर्व कैटेगरी के एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो नया रिजर्वेशन मिला था एसीबीसी वाला, तो 7 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा यहाँ पर वुमन कोटा का। ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी डाटा नजर नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस का सीट रिजर्वेशन जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होता है, प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी का, तो ओपन कैटेगरी के अंदर से जनरल के थ्रू 35 सीट है,
और वुमन कोटा के लिए आपको 15 सीट नजर आ जाएगा। तो टोटल 85 सीट आपको यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू नजर आ जाएगी। उसके बाद 15 सीट होती है जो कि आपके IQ कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। टोटल 100 सीट का आपको इस कॉलेज के अंदर इनटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। देखो आपको सीट मैट्रिक्स क्यों देखना होता है, क्योंकि सामने वाला कट ऑफ करेक्टली शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा उसका भी एक आइडिया आपको लग जाता है। साथ ही साथ आपके कैटेगरी के लिए वहां पर सीट है या नहीं इसकी आइडिया लग जाएगी। और जब आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपकी कैटेगरी की सीट है या नहीं है, तो जनरल के लिए है या वुमन के लिए है, तो उसके हिसाब से आप वहां पर चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए आपको सीट मैट्रिक्स देखना ही देखना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो अभी हमने सीट के बारे में चर्चा किया, अभी हम बात करेंगे कि इस कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। देखो अभी हम बात करेंगे जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है ना पुणे के अंदर, तो उसका राउंड 1 प्लस राउंड 2 का MBBS का कट ऑफ क्या गया था 2024-25 के अंदर। देखो मैं राउंड 1 प्लस राउंड 2 का ही क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 100% सीट जो है ना यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाते हैं राउंड 1 के अंदर। अगर कोई बच्चा पेमेंट नहीं कर पा रहा है फीस का तो उसका सीट, या फिर अगर कोई बच्चा बेटरमेंट करके आगे जाएगा गवर्नमेंट में तो उसका ही सीट आपको राउंड 2 के अंदर वैकेंट नजर आ जाएगा। यानी कि 5% सीट आपको राउंड 2 के अंदर वैकेंट नजर आ जाते हैं। और जो राउंड 3 होता है ना उसके अंदर उन्हीं बच्चे को अलॉटमेंट हो जाता है। जैसे कि कुछ नए कॉलेज ऐड हो जाएंगे, सीट बढ़ जाएंगे, तो उन बच्चे को अलॉटमेंट हो जाएगा नए कॉलेज के अंदर। या फिर अगर कोई बच्चा एक्सेप्शनली अगर वहां पर एडमिशन नहीं ले पाता डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर फीस प्रॉब्लम की वजह से ना, तो वैसे 1% 2% सीट ही आपको थर्ड राउंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड राउंड के अंदर का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा लकीली कट ऑफ होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए तो आपको राउंड 1 राउंड 2 का ही कट ऑफ लेके चलना होता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के बारे में, अगर हम जनरल की बात करें तो SML नंबर गया था लगभग यहाँ पर आपको 11,681 नजर आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 1,28,298 नजर आ जाएगा। और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर SML नंबर या फिर ऑल इंडिया रैंक ही लेके चलना है। इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो SML नंबर के साथ साथ आपको एक कैटेगरी रैंक होता है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन अभी कैटेगरी रैंक देखूंगा या फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप अभी के लिए जस्ट ऑल इंडिया रैंक को एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिएगा। जब आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा आपको कैटेगरी रैंक मिल जाएगा ना, तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करूंगा उस टाइम पे कि आपको कितनी कैटेगरी रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो यहाँ पर नीट स्कोर की अगर बात करें तो 557 आपको नजर आ जाएगा। वही SC कैटेगरी के अंदर से मैंने सीट के अंदर एक्सप्लेन किया था एक वुमन कोटा होता है, तो उस वुमन कोटा की अगर बात करें तो SML नंबर लगभग 11,156 तक अलॉटमेंट हुआ है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,22,173 नजर आ जाएगा। नीट स्कोर की बात करें तो 562 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ST कैटेगरी के बारे में तो जनरल के थ्रू लगभग 23,511 आपको नजर आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 3,13,861 नजर आ जाएगा। 432 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ST कैटेगरी का वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 23,730 SML नंबर नजर आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 3,18,455 नजर आ जाएगा। अगर नीट स्कोर की बात करें तो 429 आपको देखने को मिल जाएगा। देखो कोई डाटा गलत रीड करूंगा तो आप उसे यहाँ पर करेक्टली जरूर कर लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर देख के। देन उसके बाद अगर बात करें VJ कैटेगरी के लिए तो जनरल के थ्रू लगभग 7,038 आपको SML नजर आ जाएगा। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 78,514 देखने को मिल जाएगा और 599 कट ऑफ आपके यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आ जाएगा इस कॉलेज का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर NTB कैटेगरी के बारे में तो जनरल के थ्रू लगभग 6,764 आपको SML मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 75,596 नजर आ जाएगा और 601 आपको यहाँ पर जो है कट ऑफ नजर आ जाएगा NTB कैटेगरी का। ये कट ऑफ आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 का किसी भी राउंड का देखने को मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर NTC कैटेगरी के बारे में तो जनरल के थ्रू लगभग यहाँ पर आपको 3,593 आपको नजर आ जाएगा SML। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 42,891 मिल जाएगा। नीट स्कोर की बात करें तो 632 नजर आ जाएगा। NTC के अंदर वुमन कोटा की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 4,950 नजर आ जाएगा। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग आपको यहाँ पर 57,856 नजर आ जाएगा और 617 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो NTD कैटेगरी की बात करें तो जनरल का कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेन करते समय भी एक्सप्लेन किया था कि NTD कैटेगरी का जनरल का कोई भी सीट नहीं है, बस वुमन कोटा की NTD कैटेगरी की एक सीट थी। और वही अगर अलॉटमेंट की हम बात करें इस कॉलेज के अंदर वुमन कोटा के थ्रू वो एक सीट किस बच्चे को अलॉटमेंट हो गया था तो उसका SML नंबर लगभग 3,433 था। उसका ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 41,230 था और 634 उसका नीट स्कोर था। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो NTD कैटेगरी के अंदर से एक गर्ल स्टूडेंट हो तो देन आपको यहाँ पर मिनिमम 40,000 के अंदर अपना ऑल इंडिया रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन लास्ट ईयर 10 कॉलेज जो है ना नए गवर्नमेंट वाले ऐड हुए थे और इस साल अगर गवर्नमेंट का 1-2 कॉलेज ऐड हो जाता है ना तो आप यहाँ पर 41 से लेकर 45
1000 तक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का जनरल के थ्रू, तो लगभग 3131 एसएमएल मिल जाएगा। 37,877 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर नीट स्कोर की बात करें तो 637 मिल जाएगा। वही ओबीसी कैटेगरी के अंदर से अगर वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 3148 आपको यहाँ पर जो है एसएमएल मिल जाएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 38,019 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। और 637 आपको यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर से नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो लास्ट ईयर कुछ तो स्कैम हुआ था, इसकी वजह से आपको यहाँ पर एक गोल देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे बच्चों का नीट स्कोर सेम था, इसलिए एज ए नीट स्कोर कट ऑफ बहुत हाई था। लेकिन ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से 2023 के कंपैरिजन में 2024 का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट भी जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इंक्रीज हो गए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे सेम नीट स्कोर के ऊपर थे, इसलिए आपको नीट स्कोर के हिसाब से कट ऑफ हाई ही नजर आ जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ऑल इंडिया रैंक लगभग 37,000 वाला बच्चा है, 877 वाला, उसका भी 630 स्कोर है। और जिनका कि 38,019 जो मतलब रैंक आ रहा है ना, तो उसका भी 637 आपको सेम स्कोर नजर आ रहा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट ईयर कितने सारे बच्चे थे जिनका कि सेम स्कोर था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए सीट मैट्रिक्स के अंदर कोई सीट नहीं था, इसलिए कोई अलॉटमेंट नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ओपन का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। एसीबीसी न्यू रिजर्वेशन की बात करें जनरल के थ्रू तो लगभग 3464 आपको एसएमएल मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 41,650 नजर आ जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर नीट स्कोर का तो 633 देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें एसीबीसी के थ्रू वुमन कोटा की तो लगभग 3430 आपको एसएमएल मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 41,171 मिल जाएगा। 634 आपको नीट स्कोर नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें जनरल के थ्रू तो लगभग 3002 आपको एसएमएल मिल जाएगा। 36,386 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। 639 आपको नीट स्कोर मिल जाएगा। वही ओपन कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा की बात करें तो 2514 आपको जो है यहाँ पर एसएमएल मिल जाएगा। 30,939 आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा। और 645 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो जो भी इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर था कैटेगरी वाइज प्लस डॉक्यूमेंट थे प्लस यहाँ पर जो भी कट ऑफ था या फिर जो भी आपको यहाँ पर एक सीट थे ना, तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में हर एक कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है ना, उसकी प्रोसेस लाइव डेमो हम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।